अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक विद उबैदुल्लाह कोरी के साथ मैं हूं उबैदुल्लाह कोरी और आप देख रहे हैं सीनियर ट्रक। आज जो है मेरे को खास में हम जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर जफर कमाली के साहब के साथ मौजूद है, जो यहाँ में माजी में यहाँ से एमपी मुंतखब हो चुके हैं। तो आज हम उनसे मेरे को खास में शहर के हवाले से बात करेंगे और एमक्यूएम की जो एमक्यूएम की जानिब से जो कैंपेन चलाई जा रही है इलेक्शन, और इसके अलावा जो मेरे को खास के इतने मसाइल हैं और वो माजी में भी जो है इनकी हुकूमत, यानी मेरे को खास में अगर जो है इनके उम्मीदवार जीते हैं, कामयाब हुए हैं, मुंतखब हुए हैं, तो उसके साथ हम दीगर जो है इश्यूज पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने आपको नामजद किया है, इलेक्शन वर्क आपका किस तरह चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस मुल्क की वाहिद जमात है कि जो जमात गरीब व मुतवस्सित तबके की तर्जुमानी करती है, उनके मसाइल की बात करती है और इसी तरह के लोगों को कि जो इन मसाइल से दो चार हों असम्बलियों में भेजती है, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है कि मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर था, डॉक्टर हूँ और इंशाल्लाह डॉक्टर ही रहूँगा। और मुझे पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम में भी मुझे ज़िले का नायब नाज़िम बना के भेजा, और उसके बाद मुझे 2013 से 2018 तक मैं सिंध असम्बली का मेंबर भी रहा। जब मैं बल्दियाती उम्मीदवार था, उस वक्त मैं अपनी एक क्लिनिक करता था और ये क्लिनिक इस जोन से तकरीबन 50 गज के फासले पर ही है। और उसके बाद मैंने 5 साल का ज़िले नायब नाज़िम का मैंने दौर गुजारा और उस दौर में हमारी एक पूरी टीम थी कि जिसने मीर पुखास की भरपूर खिदमत की और मीर पुखास की जो मीर पुखास खंडरात की शक्ल पेश कर रहा था, जिसमें सेवरेज का निज़ाम तबाह था, रोड सेक्टर तबाह था, लाइटनिंग का निज़ाम ख़त्म था, वाटर सप्लाई का निज़ाम ख़राब था। उन तमाम चीज़ों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने भरपूर कोशिशें करके और मीर पुखास के एक चेहरे को तब्दील किया। और ऐसा लगता था कि कई बरसों के बाद अगर कोई शख्स मीर पुखास में दाखिल होता था तो उसे एक चेंज नज़र आता था कि कुछ डेवलप मीर पुखास उसे नज़र आता था। तो 5 साल का वो वक्त गुजारा, तो मेरी जो क्लिनिक थी वो क्लिनिक मेरी चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर रहा। मुझे कोई आदमी नाज़िम के तौर पे याद नहीं करता, मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम के तौर पे याद नहीं करता, लोग मुझे डॉक्टर से ही याद करते हैं। मेरी आइडेंटिटी डॉक्टर है। ये सियासी जो मर्तबे हैं ये वक्त के साथ आते जाते रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बुनियाद क्या होती है, उस बुनियाद पर अमल पैरा रहना और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये कम से कम जो जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इन मसाइल से मैं दो चार हूँ, छोटी छोटी गलियों में मेरा क्लिनिक है, मैं जानता हूँ कि लोगों के मसाइल क्या हैं। फिर 2013 से 2018 में एमपीए रहा, मेरी क्लिनिक चलती रही, मैं लोगों की खिदमत क्लिनिक पे करता रहा और आज फिर से मैं उम्मीदवार हूँ, मैं अपनी क्लिनिक कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, 2013 से 2018 तक आप एमपी रहे हैं, मेरे को खास के लिए क्या क्या आपने जो है आवाम के या शहर के या अपने हल्के के लिए क्या क्या ऐसा काम किया? देखिए, एक बात तो ये है कि हम अगर जब परफॉर्मेंस लेते हैं तो परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी की परफॉर्मेंस होती है और किसी एक शख्स की परफॉर्मेंस नहीं होती। 2013 से 2018 तक मैं एमपीए रहा। मैंने मीर पुखास के जो बुनियादी मसाइल गो कि हम कुछ वक्त के लिए हुकूमत के साथ रहे, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि हम अपोजिशन में चले गए। और यहाँ एक रिवायत है जो कि नहीं होनी चाहिए। वो रिवायत ये है कि जब आप अपोजिशन में चले जाएं तो हुकूमती लोग आपके तमाम काम को रोकने की कोशिश करते हैं और आपके उस जो ओहदा आपके पास होता है उसको भी खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अपोजिशन में चले गए और उससे पहले भी, यानी जाते ही या उससे पहले जब मैं हलफ ले रहा था, मैंने लोगों के जो यहाँ समझदार लोग थे उनसे मशवरे किए। मैं खुद भी इन मसाइल को जानता था, तो मशवरे करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने तरतीब दी मेन मसाइल के हवाले से। तो देखिए, रोड बना देना, नाली बना देना, वाटर सप्लाई के निज़ाम को दुरुस्त कर देना, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। ये बल्दियाती निज़ाम का काम है और हमने अपने मंशूर में ये बात की हुई है कि अगर एमक्यूएम को मौका मिला
तो एमक्यूएम इंशाल्लाह नेशनल असेंबली से इस बात को आइन के अंदर ये डलवाएगी कि जो भी डेवलपमेंट का जो काम है वो काम बल्दियाती इदारों को करना चाहिए। ये बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कानून साज असेंबलीज हैं, तो यहाँ पर कानून साजी होनी चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो कि जिनको कायदे कवानीन क्या, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जिनकी नज़र लोगों के मसाइल की तरफ कम और सिंध के वसाइल की तरफ ज़्यादा होती है, और उसका फिर जो है ना रिफ्लेक्शन उन पर नज़र आ रहा होता है कि वो असेंबली में जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आ रही होती है। और वही रिफ्लेक्शन मेरी ज़िंदगी के ऊपर है, जो आप देख रहे हैं कि मैंने कहा मैं आज भी क्लिनिक कर रहा हूँ, मैं एक प्राइवेट इदारे का मेडिकल ऑफिसर हूँ, जॉब करता हूँ, मैं डेली अपनी जॉब के ऊपर भी जाता हूँ। तो 10 साल अगर कोई सियासी सीट को एंजॉय कर ले तो फिर उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती। आजकल हमारी जो सियासी जो मैदान है उसके अंदर इसी तरह की सूरत हाल है। अब रही बात कि मुझे चीदा चीजें, मेरी ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात क्या थी, वो ये थी कि जनाब मेरी नस्ल जो है उसको तालीम के, मेरी नस्ल पढ़ी लिखी हो, उसको तालीम के मौके हों। तो तालीम के मौक़ों के हवाले से मैंने जब लोगों से मशवरे किए, अपने जहन को भी लगाया, तो मुझे, चूंकि हम बोर्ड ऑफिस का क़याम अमल में ला चुके थे, यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो एमक्यूएम अमल में, यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम ला चुकी थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से मैं मीर खास में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी जो है वो कायम करवा सकूं। मैंने उसकी रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से मंजूर करवाई और वो 2015 में सिंध असेंबली से मंजूर हो गई। लेकिन बदकिस्मती थी, ये मुतासिब गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, जिसने टारगेटेड काम किया हुआ था कि जहां से हम हार रहे हैं वहां पे लोगों को वसाइल या वहां पर लोगों को तालीम सेहत जो है वो नहीं देनी है, तो वो उस पर काम नहीं हुआ। फिर मेरे जहन में था कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो बीटेक करने के लिए जब डिप्लोमा कर लेते हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज से, तो बीटेक करने के लिए वो हैदराबाद के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाएगा तो उससे कम से कम मीर खास के लोग और अंदरून सिंध के, अंदरून हमारे मीर खास डिवीजन के लोग जो हैं वो यहीं पर जो है अपना बीटेक का वो डिग्री ले सकेंगे। उसकी रेजोल्यूशन मैंने मंजूर करवाई, वो बदकिस्मती से सिंध गवर्नमेंट का परव्यू था, नहीं हुई। इसी तरह मैंने मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी मेरे हाथ से हुआ था जब मैं जिले का नायब नाज़िम था, लेकिन बरसों गुजरने के बाद वो ढांचा खड़ा हुआ है और हमने बड़े एफर्ट्स लिए हैं। जब नाज़िम थे हमने कोशिश की कि यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएं, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में हमने जगह देख ली और 5 जो हॉल थे उनको भी हमने मुख्तस कर दिया कि किसी तरीके से हम यहाँ पर ये क्लासेस शुरू करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि हुआ ये कि गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वो सारी पॉलिसी जो है वो चली गई, तो वो मेडिकल कॉलेज भी आज तक ढांचे की शक्ल में खड़ा हुआ है। इसी तरीके से मेरे जहन में ये था कि अपना कैडेट कॉलेज के लिए हैदराबाद सांगड़ जो है हमारे बच्चे जाते हैं, क्यों नहीं मीर खास के अंदर कैडेट कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। ये चीजें, पासपोर्ट ऑफिस की रेजोल्यूशन मेरे हाथ से मंजूर हुई है, वो फेडरल गवर्नमेंट के से पर्टेन करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पासपोर्ट ऑफिस जो है वो काम कर रहा है। हाई कोर्ट रेजोल्यूशन डॉक्टर जफर कमाली की। अच्छा, ये तारीखी बात ये है कि देखिए हम तो अभी सियासत में नौवारिद हैं, लेकिन जो जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं वो सियासतदान सिंध असेंबली में गए हैं, मीर खास के बड़े बड़े नाम सिंध असेंबली में गए हैं, लेकिन उनको किसी को इस बात का ख्याल नहीं आया कि कौम को किस तरीके से हमें तालीम की सहूलत देनी है, कौम को कैसे जो है ज़राए तालीम उनके बढ़ाने हैं, कौम को कैसे सेहत की सहूलियात को बेहतर करना है। अब मुझे ये बताइए, NICVD चारों तरफ जो है वो बना दिया गया है, जहां जहां पीपल्स पार्टी कामयाब होती थी। आज मीर खास शहर से के अतराफ में चारों तरफ पीपल्स पार्टी के MP MNAs मौजूद हैं। ये हमारी बदकिस्मती है मीर खास शहर की कि यहाँ सब कुछ होते हुए NICVD का क़याम अमल में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ से कोई, अगर ये सिविल हॉस्पिटल का हाल ये है कि यहाँ तो अगर कोई सर के दर्द से चला जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट सही नहीं होता, तो वो रेफर होता है। और कोई एक्यूट कंडीशन के अंदर जब गाड़ी के अंदर जा रहा होता है तो कई केसेस ऐसे हुए जो रास्ते में दम तोड़ते हैं। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सिंध असेंबली से इस रेजोल्यूशन को मंजूर करवाया। वो मैं मिन्नतें करता रहा, उनकी तमाम वज़ीर-ए-आला से भी हमने रिक्वेस्ट की कि खुदारा NICVD बनाएंगे तो ये आपका क्रेडिट जाएगा कि भाई पीपल्स पार्टी ने जो है NICVD का क़याम अमल में लाया, यहाँ के लोगों को एक सहूलत मिलेगी। ये सियासत से हट के भी एक बात थी कि अगर इंसानियत के तौर पे अगर आप देखें तो मीर खास के जो वो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो इलाज नहीं करवा सकते, वो कहाँ जाएंगे। तो वो रेजोल्यूशन तो मंजूर हो गई, लेकिन NICVD नहीं उसका क़याम अमल में आया। यहाँ पर एक
लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चेस्ट क्लिनिक बना दिया गया है। सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पर लोग जाते हैं और यहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी उस NICVD में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। अभी पिछले हफ्ते में मेरी एक पेशेंट है जिसको सीने में दर्द हुआ, मैंने उसको रेफर किया और जब वो वहां हॉस्पिटल गई है तो उसका ECG तो कर दिया और ECG करने के बाद कहा कि भाई वहां कैजुअल्टी में चले जाओ, कैजुअल्टी के अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं उनको दिखा दो। अब जिसको सीने में शदीद दर्द, उसको सीवियर अटैक हो रहा है और उस अटैक के दौरान वो पेशेंट को कह रहे हैं कि वहां कैजुअल्टी में चले जाएं, वहां उनको दिखा दें, फिर वो डॉक्टर जो है वो फैसला करेंगे। तो ये वो ज्यादतियां हैं जिन ज्यादतियों को सामने रखते हुए मैंने इन तमाम रेजोल्यूशंस को मंजूर करवाया। ट्रेन सर्विस हमारी नहीं चल रही, डॉक्टर जफर कमाली की रेजोल्यूशन है और फिर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की थी, आपकी मेरान सर्विस जो है वो बहाल हो गई, ट्रेन सर्विस चल गई। लेकिन टारगेटेड काम मैं कह रहा हूं ना कि 15 साल सिंध में इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन 15 साल के अंदर हजारों अरब लगे, हजारों अरब डेवलपमेंट पे, कितने लगे होंगे? हजारों अरब में। अभी जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ये जो मेगा 5.5 अरब तो लग चुके हैं, 3.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। 2 अरब इससे पहले जो इनकी लेडी जो MNA थी उनके फंड में था। अब मुझे ये बताइए कि ये 5.5 अरब है कहाँ? मीर खास की आवाम को सहूलत क्यों नहीं मिल रही अरबों रुपए लगने के बाद? तो हजारों अरब लगने के बाद सिंध में अगर आज भी थर में बच्चा जो है वो सेहत इलाज मुआवजे की सहूलत की वजह से मर रहा है, थर में आज भी अगर खवातीन हमारी अस्पताल से हटके कहीं मतलब रोड के ऊपर बच्चे पैदा कर रही हैं, उनको लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। RO प्लांट जो है वो लगाए और वो लगा के कमीशन सिस्टम आपको पता है कि माशाल्लाह जोरों शोर पे है इस पार्टी के अंदर, वो लगे और वो साल भी नहीं चले वो RO प्लांट सारे खराब पड़े हुए हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से आप सिंध के दूसरे, आप मीर बुखास को सामने रख लेना, मीर बुखास को सामने रख के आप देखें अगर 5 अरब रुपए इस शहर पे अगर लगे तो इस शहर में कुछ नजर आना चाहिए कि हाँ वाकई चेंज आया है। सारी गलियों में मैं आपको दावत देता हूँ, चले जाइए और आप जाके विजिट कीजिए, सर्वे कीजिए, देखिए मेरी बात अगर झूठ निकले तो मुझे कहिएगा कि नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं। 2017 का जब बजट बुक मेरे हाथ में थी, उस बजट बुक को मैंने देखा तो 2016 में इन्होंने दिखाया कि 28 करोड़ रुपए रोड सेक्टर में लग चुके हैं। मीरपुर खास शहर में 28 करोड़ रुपए रोड सेक्टर में लग चुके हैं। फिर मैं सिंध असेंबली के अंदर चीखा, मैंने कहा कि ये 2 MPs बैठी हुई हैं, 2 खवातीन MPs थी पीपल्स पार्टी की मखसूस पे। मैंने कहा इनसे हल्फिया पूछें और ये बताएं कि मीरपुर खास शहर के अंदर जो है वो कोई रोड बना है। मैंने कहा जनाब स्पीकर, मुझे तो हैरत इस बात की है कि यानी चले आपको 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में खरीदना, ये तो समझ में आता है, लेकिन चीज ही नहीं है और उसके अगर 10 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो ये कौन सा, ये क्या है? तो ये जो तब्दीली है, मतलब ये तब्दीली इलेक्शन जीतने के बाद इनमें आती है। मीरपुर खास या सिंध की आवाम जो है वो इसी तरह से पिस रही है और ये पिसती रहेगी। मैं मीरपुर खास की आवाम से आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूंगा, एक दफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध हुकूमत बनने का मौका दीजिए, सिंध हुकूमत बनने का मौका दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हुकूमतें कैसे काम करती है और पैसा कैसे आते हैं आपकी तरफ। ये सिंध हुकूमत आप किस तरह बनाएंगे? मेरे को खास में आपका वोट बैंक है। हमेशा हमने देखा है कि 2000 यानी पिछले 18 को छोड़ के बाकी तो यहाँ पर एमक्यूएम सिटी की सीट एमक्यू के पास होती है ना जी। तो इस पर मेरे को खास में एमक्यूएम ने किसके साथ पैक्ट किया है? कोई चीज नेशनल असेंबली की जो नशिस्त है NA 211 और PS 45 पर, इस पर किसी तंजीम के साथ आपका पैक्ट है या आजाद उम्मीदवार? देखिए हमारा ये सिलसिला चल रहा है ना, ऊपर की सतह के ऊपर पार्टीज में डायलॉग्स हैं और एक खबर जो है वो ये है कि जनाब नून लीग, GDAs और ये तमाम जमातें एक साथ मिलके लड़ेंगी और यहाँ पर जो है वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगा। तो उसमें बहुत जगहों पे तो ऐसा हुआ है कि हमारे लोग उनके हक में बैठ गए हैं, उनके लोग हमारे हक में बैठ गए हैं। मीरपुर खास का भी जो है वो फाइनल होना है, वो जैसे ही फाइनल होगा आपके सामने आ जाएगा कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट किस तरह से हुई है और क्या हुआ है। तो ये इस तरह से इसका इंतजार है कि हम ये फाइनल है। जिस तरह हम आपको देख रहे हैं कि आप इस वक्त सिर्फ PS 45 की वर्क कर रहे हैं, यानी नेशनल की नशिस्त की है जो NA 211 की, उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान का वर्क नजर नहीं आ रहा।
और दूसरी बात इससे तो वाज़ह होता है कि यानी कोई पैक्ट हो सकता है आगे चल के। और दूसरी बात कि आप अवाम में जा रहे हो इस बार, वहाँ पर लोगों के क्या तासुरात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, डॉक्टर जफर कमाली के लिए और इस शहर के मसाइल के लिए? देखिए, बात यह है कि मैं डोर टू डोर विजिट कर रहा हूँ। मैं कल भी शहर में था, मैं परसों भी शहर में था, और जिस तरह से लोगों का वालियाना इस्तकबाल है, वो इस्तकबाल कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर मीर ख़ास एमक्यूएम से वाबस्ता है और एमक्यूएम से ही वाबस्ता रहेगा। अब रही बात ये कि दूसरी जमातें वो भी मैदान में कूदी हुई, सबको अपना हक है कि वो सियासत में हिस्सा लें, अपने मैनिफेस्टो के साथ उतर जाएं। लेकिन इस वक्त हमारा मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जद्दी पुश्ती सियासतदानों की उनको थपकी है और वो एमक्यूएम का वोट तोड़ने के लिए जो है मैदान में कूदे हुए हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि ऐसा ना करें और कोशिश ये करें कि जो अहल लोग हैं उनको आगे आने दें ताकि मीर ख़ास शहर की खिदमत की जा सके। लेकिन अगर ये लोग अगर किसी साजिश का शिकार हो गए और कहीं नुकसान होता है तो फिर वही बात है कि बरसों गुजर गए हैं यही सोचते हुए कि जी मीर ख़ास जो है वो कब बेहतर होगा, कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा। फिर एक और भी चीज़ है, वो चीज़ ये है कि देखिए एमक्यूएम का जो नुमाइंदा होता है ना, वो नुमाइंदा ऐसा है, उसमें और बाकी जो रिवायती सियासतदानों में फ़र्क ये है कि हम ऐसे घरों में रह रहे होते हैं कि अगर कहीं सड़क पे कोई शख्स चल रहा होता है तो हमारे घर में उसकी आवाज़ आती है, उसके पैरों की आवाज़ जो है वो हमारे घर में आ रही होती है, यानी हमारा घर इतना बड़ा होता है। ये लोग जिन घरों में रह रहे होते हैं तो एक इनकी तो बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के बाद वो पीछे जाके जो है वो इनका रेजिडेंशियल एरिया होता है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप आवाम को और उस वडेरे को, उस जद्दी पुश्ती सियासतदान को आम आदमी से मिलने नहीं देता। आप सर्वे कीजिए और फर्दन लोगों से मिलिए, जाके पूछिए कि आपको मिलने में हेजिटेशन किससे होती है, वो बता देंगे आपको, वो बता देंगे। तो हम तो 24 आवर्स अवेलेबल है, हमारी पार्टी अवेलेबल है, ऑफिस खुले हुए होते हैं। कहीं मैं कहीं मसरूफ भी हो गया तो हमारे यहाँ पर सब रिप्रेजेंटेटिव अपने इख्तियार के साथ मौजूद होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि जो आने वाला साइल है, जो साथी है, जो मीर ख़ास का शहरी है, उसका मसला किसी तरीके से हल कर सके। डॉक्टर साहब, इस इलेक्शन में अगर आप कामयाब होते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान कामयाब होती है, तो आपने इस हल्के के अवाम के लिए क्या ऐसा प्लान या पैकेज या सहूलियात ऐसी कोई तैयार की हुई है, आगे चल के आप उस पर काम करेंगे? जी हाँ, मेरे जहन के अंदर वो है कि जो चीजें रह गई हैं, क्योंकि पहले तो टारगेटेड हमारी चीजों को रोका गया, ठीक है ना। अब जो चीजें मैंने सिंध असेंबली से मंजूर करवा दी थी, जिन पर काम नहीं हुआ था, यानी क्या है कि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का कयाम, ठीक है, मीर ख़ास को मेडिकल कॉलेज जिसकी इमारत खड़ी हुई, उस मेडिकल कॉलेज में क्लासेस शुरू करवाना, ठीक है। इसके साथ साथ NICVD का कयाम, ठीक है, क्योंकि अब इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में नहीं होगी। सिंध में इंशाल्लाह इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा, तो जब इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल हैं इनको तरजीही बुनियादों पर लिया जाएगा। NICVD का फुल फ्लैज कयाम कि यहाँ एम्बुलेंस में कोई मेरा मीर ख़ास का शहरी जो है वो दम ना तोड़े, कोई गरीब आदमी जो है वो जिसके पास पैसे नहीं है, वो पैसों की वजह से उसकी जान ना चली जाए, ठीक है। NICVD का कयाम यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। मैंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उसको बनना चाहिए, पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमारे पास मौजूद है, इमारत मौजूद है, प्रेमिसेस मौजूद है, हर चीज अवेलेबल है, सिर्फ फैसला करने की जरूरत है। वो फैसला करवाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि मेरे मीर ख़ास शहर के जो लोग हैं उनको अच्छी तालीम मिल सके, उनको अच्छी सेहत की सहूलियात और इलाज मुआवजे की सहूलियात मिल सके। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर यानी स्कूल की सतह के ऊपर जो स्कूल यानी तालीम का बजट अरबों रुपए का बजट है, अरबों रुपए का बजट लगता है, और आप सर्वे करें आपको पता चलेगा कितनी स्कूल टीचर नहीं क्या कर, रोजाना आप देख रहे होते हैं, कभी सुनते हैं कि जी छत का प्लास्टर गिर गया, बच्चे जख्मी हो गए, ये सब कुछ हो गया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस सेक्टर को भी हम किसी तरीके से बेहतर कर सकें। और यानी मैंने तो जब मैं असेंबली में था तो मैंने पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से भी बड़ी आवाजें उठाई। देखिए ना, आज अगर मिसाल के तौर पे धक्का लगाती हुई पुलिस की गाड़ियां अगर कहीं नजर आए और अगर किसी मुजरिम को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाता हुआ कोई पुलिस वाला नजर आए तो वो अच्छा, ये सूरत हाल है ना। तो इसको भी दुरुस्त होने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है
وہ ریفارمز آئیں کسی طریقے سے, ان کی بھی بہتری ہو. میرے شہر کی بہتری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بہتری ہوگی, میری نسلوں کی بہتری ہوگی, نوجوان نسل جو ہے پڑھ لکھ کر مستقبل کا معمار بنے گی, اور ان کو وہ سسٹم دیا جائے گا جس سسٹم کے اندر یعنی ایک جاگیردار وڈیرے کا بیٹا جو جس ماحول میں پڑھتا ہے تو اس کو ماحول ہی وہی ملتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھتا ہے اور رعایا نیچے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کا ذہن اسی طرح سے بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سے جو نسل پروان چڑھے گی وہ نسل ایسی نہیں ہوگی, وہ برابری کی مساوات کی بنیاد پر, ٹھیک ہے, اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمام مسلمان ہو یا غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو اسی طرح سے عزت ملنی چاہیے جس طرح سے ایک طاقتور انسان کے پاس عزت ہوتی ہے. تو ہم مساوات پر ہم یقین رکھتے ہیں, اللہ کے حکم پر یقین رکھتے ہیں, انشاءاللہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور رہی بات انفراسٹرکچر کی, تو ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں دے دیا کہ ہم یہ بھی بل میں ترمیم, آئین میں ترمیم کا بل لائیں گے اس کا کہ جو ڈیولپمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ سارا بلدیاتی نظام, ہم کہتے ہیں نا آئین کی 140A کہتی ہے بلدیاتی اختیارات پوری طرح سے دیے جائیں بلدیاتی اداروں کو. سب بلدیاتی پھر آئین میں آئیں گے, پھر آپ بولیں گے کہ بلدیات کراچی بھی اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, حیدرآباد بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. میرے کو خاص ایک واحد ضلع تھا ہمیشہ کراچی کی طرح ایم کیو ایم پاکستان کے پاس, یعنی میئرشپ ہوتی تھی, آپ میونسپل کمیٹی جو اس کا چیئرمین تھا. ابھی اس وقت تینوں اضلاع کے جو ہے میئرشپ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ایسا ہی ہے, اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ چونکہ 15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے اور 3 ٹینور انہوں نے وزیر اعظم شپ انجوائے کیا ہے, تو انہوں نے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس تھا اس پروسیس کو اپنی مرضی سے کروایا, اور اس میں ڈی لمٹ مطلب جو حلقہ بندیوں کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو توڑا گیا, اور ان کو توڑ کے یوسیاں اس طرح سے بنائی کہ جس میں ایم کیو ایم کا ووٹ کٹ جائے اور یہ بآسانی جیت سکے. اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ووٹوں کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی نہ کہیں جیتی ہے اور نہ کہیں جیتے گی. اور انشاءاللہ یہ والا جو الیکشن ہے یہ تو پوری طرح سے پیپلز پارٹی کو بتا دے گا کہ اب تمہاری اوقات نہیں ہے. یہ الیکشن فیئر ہوگا, پھر ایم کیو ایم پاکستان دوسری جماعتوں کی طرح الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام لگا سکتی ہے یا لگائے گی؟ دیکھیے اب یہ تو الیکشن کے ہونے کے اوپر ہے نا کہ الیکشن ہوتا ہے, الیکشن ڈے کیسا ہوتا ہے, کیا صورتحال بنتی ہے. پہلے سے کہہ دوں کہ میں الیکشن یہ فیئر ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں ابھی تک تو مجھے یقین ہے کہ الیکشن فیئر ہوگا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ فیئر ہی ہوگا, انشاءاللہ تعالی العزیز فیئر ہی ہوگا. تو پھر اس طرح کے الزامات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر کمالی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے نامزد امیدوار ہیں PS 45 پر, اور آنے والے الیکشن میں 8 فروری کو جو ہے یہ امیدوار ہیں ایم کیو پاکستان سے. اور ان کی آپ نے بات سنی, میرے کو خاص میں جو ہے آنے والے جو ہے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی انہوں نے پیکج جو ہے پلان کیے ہوئے ہیں, اور ماضی کی جو ان کی آپ نے باتیں وہ بھی سنی. شکریہ.